क्लास 9 का श्रीलंका के बारे में बताऊंगा। यानी भारत का पड़ोसी देश में हमने बताया इसके पहले बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, एक बच गया श्रीलंका के बाद पाकिस्तान। तो आज हम आपको श्रीलंका के बारे में बताएंगे कि श्रीलंका जो एशिया महादेश का एक देश है, एशिया महादेश में पड़ता है। और यहाँ श्रीलंका जो है, यहाँ इसको सिंघल द्वीप भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सिंघल द्वीप। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस द्वीप में सिंघल जनजाति, जो सिंघल जाति है, उसकी संख्या यहाँ ज्यादा थी। इसी कारण इसका नाम सिंघल द्वीप है और इसी के नाम पर इसका नाम हो गया सिंघल द्वीप। चूंकि ये मोतियों का देश है, समुद्र तटीय इलाका है। कैसा इलाका है? समुद्र तटीय इलाका है। समुद्र तटीय इलाका के रहने के कारण यहाँ रत्नों का भंडार है। रत्नों का मतलब हो गया समुद्र के जो द्वीपों से सीप निकाला जाता है, मोती निकाला जाता है, इसीलिए इस देश को मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है। ये द्वीप है। द्वीप है कहने का मतलब कि इस चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। द्वीप किसको कहते हैं? जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं। ये जो द्वीप है, ये द्वीप का ये श्रीलंका का जो उत्तरी प्रदेश है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। उत्तरी तटीय, निचला तटीय भाग और तीसरा मध्य पहाड़ी प्रदेश। उत्तरी प्रदेश जो होता है चूना क्षेत्र है। चूना क्षेत्र आप लोग जानते हैं कि अगर चूना में अगर पानी मिल जाता है तो क्या हो जाता है? धीरे धीरे गलने लगता है। गलने लगता है ना। बीच में जो बीच का है वो मध्य पहाड़ी क्षेत्र है और नीचे का तटीय प्रदेश है। इसके बारे में जब हम आपको अभी बताएंगे तो उसके बारे में बताएंगे इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। अब पहले इसका हम इतिहास थोड़ा सा जान लें। अंग्रेज, चूंकि हर अंग्रेज हम आपको बताए थे कि पूरे दुनिया पर उसने उपनिवेश बनाया था। उपनिवेश करने का मतलब कि पूरे दुनिया के देशों पर अपना शासन किया था, व्यापार और वाणिज्य के विस्तार के लिए। इसीलिए अंग्रेज किसी को नहीं छोड़ा है, तो श्रीलंका को भी नहीं छोड़ा। इसको 1802 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बना दिया। कब? 1802 में। और भारत को कब बनाया था? 1600 ईस्वी में। कब बनाया था? 1600 में, जब व्यापार करने के लिए आया था। लेकिन 1802 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य का जो उपनिवेश बनाया, उस समय उपनिवेश था। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद, तो भारत की स्वतंत्रता के बाद 4 जनवरी 1948 ईस्वी को श्रीलंका भी क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। कहने का मतलब उपनिवेश मुक्त हो गया, यानी इस पर उपनिवेश नहीं रहा किसी का और ये देश एक स्वतंत्र देश के रूप में बन गया। हमारे देश में जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तभी से हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। यानी भारत गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और ये लोकतंत्र बना, लोकतांत्रिक शासन की स्थापना 1956 में हुई। लोकतंत्र का मतलब हो गया जहां जनता का शासन। किसका शासन हो? जनता का। तो श्रीलंका में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना 1900 कब हुई थी? 56 में। यह देश भारत से एक संधि से जुड़ा हुआ है जिसको कहते हैं पाक जल संधि। क्या कहते हैं इसको? पाक जल संधि। इसको आदम्स ब्रिज भी कहा जाता है, जिसको कहा जाता है आदम का पुल। क्या कहा जाता है? आदम का पुल। कहा जाता था कि हमारे देश में, यानी कि जब हमारे देश का राजा रामचंद्र अपनी पत्नी सीता को लाने के लिए, माँ जानकी को लाने के लिए जब वो गए थे, तो क्या किए थे? वहां 2 बंदर थे। बंदर का मतलब इंजीनियर थे, जो पानी में पत्थर को डालते थे तो तैरता था। तो इन्होंने क्या बनाया? एक पुल बनाया। वही पुल का अवशेष अभी भी देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं आदम का पुल। क्या कहते हैं? आदम का पुल भी कहते हैं। ये देश पाक जल संधि द्वारा अलग तो होता ही है। इसके बाद आप लोग को हम थोड़ा सा इसकी संरचना के बारे में बताते हैं, क्योंकि इसकी संरचना नारियल जैसी है। कैसी है? नारियल जैसी संरचना है। इसकी चट्टानें प्री कैम्ब्रियन युग की है। प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें बहुत कठोर होती है, ग्रेनाइट की चट्टानें होती है। इसका मैदानी भाग का जो विस्तार है ये तटीय क्षेत्र में है, बीच में पहाड़ी भाग है, यानी बहुत कठोर चट्टान है। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ कुछ भागों में खेती भी की जाती
है। किस भागों में? इसके तटीय प्रदेश वाले भागों में ही खेती की जाती है, बाकी भागों में खेती नहीं की जाती है। यहाँ इसका उत्तरी भाग को कहा जाता है, चूना प्रदेश जो है इसको कहा जाता है जाफना का मैदान। क्या कहा जाता है इसको? जाफना का मैदान, जहाँ किसकी प्रधानता है? चूना की। किसकी प्रधानता है? चूना की। चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है उसका? कैल्शियम कार्बोनेट। और उसी के बाद यहाँ तटवर्तीय मैदान के बाद जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी यानी पहाड़ी प्रदेश जो है उसका ऊंची चोटी का नाम है विदुरता लागानाला। इसकी इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है विदुरता क्या? लागानाला। विदुरता लागानाला इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ की जलवायु भारत की जलवायु ही जैसी मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ वर्षा होती है। यहाँ जाड़े की भी ऋतुएं होती है। यहाँ तटीय भाग में समान वर्षा 200 सेंटीमीटर से 500 सेंटीमीटर तक होती है, यानी भारी वर्षा होती है। क्या होती है? भारी वर्षा होती है। और गर्मी के ऋतुओं में औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, यानी भारत के ही जैसा। यहाँ अभी बताएं कि यहाँ की मिट्टी कैसी होगी? चूना पत्थर की प्रधानता है तो चूना वाली मिट्टी होगी। कैसी होगी? चूना युक्त मिट्टी होगी। यहाँ का जो वन होता है, यहाँ का जो वनों का विस्तार है उसमें रबर, सिंकोना, गाटापाचा, चेरू, ये सारी लकड़ियां यहाँ मिलती है। यहाँ करीब 30% भूमि पर वन है। कितने प्रतिशत भूमि पर? 30%। कितना भाग पर वन होना चाहिए? 33% भाग पर। यहाँ कितना प्रतिशत भाग पर वन है? 30% भाग पर वन है। चूंकि यहाँ की कृषि खाद्यान्न कृषि है। खाद्यान्न कृषि का मतलब हो गया कि बहुत अधिक मात्रा में कृषि कार्य नहीं किया जाता है, खाने के लिए ही कृषि किया जाता है। यहाँ व्यावसायिक कृषि के रूप में भी प्रसिद्ध है, जैसे अभी बताएं चाय, काली मिर्च, दालचीनी, कहवा, तंबाकू, केला, पान, सुपारी, गन्ना, कोको, काजू, ये सारे चीज उपजाया यहाँ जाता है। अब यहाँ खनिजों का प्रधानता है। खनिजों में मुख्य रूप से ग्रेनाइट खनिज, ग्रेनाइट चट्टान मिलता है, मोनोजाइट, अभ्रक, लौह अयस्क, ये सारे चीज यहाँ मिलते हैं। यहाँ मोती भी मिलता है, माणिक मिलता है, पुखराज मिलता है, ये सारे रत्न मिलते हैं। इसीलिए इसको मोतियों का देश या पूर्व की मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व की मोती कहा जाता है। यहाँ का जो भी आधारित उद्योग है, उद्योग धंधे हैं, ये सारे कृषि पर आधारित उद्योग है। जो भी उद्योग धंधे हैं किस पर है? कृषि पर, यानी खेती पर आधारित उद्योग है। यहाँ चाय बहुतायत मात्रा में किया जाता है, जो जाफना प्रायद्वीप में। कहाँ है? जाफना में। अब इसकी जनसंख्या जानिए। चूंकि चीन छोटा देश है, इसकी जनसंख्या 1.91 करोड़ है। कितना है? 1.91 करोड़। जो 2005 की जनगणना के अनुसार, अभी 2024 चल रहा है, यानी कि अभी जनगणना के अनुसार और यहाँ की जनसंख्या बढ़ सकती है। लेकिन आपके बुक के अनुसार, आपका बुक का पुराना पब्लिकेशन है, इसीलिए 2005 की जनगणना का आंकड़ा दिया है। हमने भी आपको बताया 2005 की जनगणना के अनुसार इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 66,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 66,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की आबादी 70% आबादी बौद्ध धर्म की है, बाकी यहाँ हिंदू धर्म के भी लोग रहते हैं। यहाँ किस धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। यानी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध 4 धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। इसकी राजधानी कोलंबो है। यहाँ की जलवायु आपको बताएं कि मानसूनी है, वर्षा 200 से 500 सेंटीमीटर। यहाँ की 3 प्रमुख नदी है। जिस नदी, जैसे भारत की प्रमुख नदी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, उसी तरह की यहाँ की भी 3 प्रमुख नदी है। पहली नदी महावली गंगा, दूसरी पान और तीसरी नदी अरूबी है। क्या है? अरूबी है। यहाँ कृषि क्षेत्र जो होता है, चाय, काली में ये सारे उपजाया जाता है। यहाँ जो भी उत्पादन होता है वो दोही बंदरगाह से उसको क्या किया जाता है? दिया जाता है, भेजा जाता है। एक त्रिकोमाली बंदरगाह और दूसरा कोलंबो बंदरगाह। कोलंबो बंदरगाह के साथ साथ बहुत बड़ा पतन भी है, यानी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक खनन, कृषि कार्य, पर्यटन, उद्योग और व्यवसाय पर आधारित है। यानी
यहाँ उद्योगों का विकास लगभग हो रहा है। यहाँ बहुत सारे आंदोलन भी चले, जैसे LTT आंदोलन चला, हिंसक आंदोलन चला, जिसके कारण फिर भी धीरे धीरे इसकी अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। लेकिन अभी भी एक ऐसा देश है, ये देश विकसित देश नहीं होकर विकासशील देश की श्रेणी में आता है। इस तरह से मैंने आपसे